हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैप्टर की चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियो आएंगी वो आपको पता लग जाएंगी और नई चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। चैप्टर से एक बात समझ लीजिए कि इस चैप्टर से जैसा कि आपको जो भी सिलेबस दिया है सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं, वैसा ही सेम इस चैप्टर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा, वो भी कैसा, आपका 2 नंबर का। सीधे सीधे आपसे अम्ल या क्षार के सूत्र पूछ लेंगे कि 2 अम्लों के नाम लिखो, 2 क्षार के नाम लिखो, या फिर लवण का वर्गीकरण एक बार आया हुआ है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, द्विक लवण क्या है, संकर लवण। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एसिड और बेस की, कि एसिड और बेस होते क्या हैं। अगर हम इनकी प्राचीन परिभाषा की बात करें कि पहले इन्हें कैसे बांटा गया था या कैसे इनमें डिफरेंस किया गया था कि कौन सी चीज़ें अम्ल हैं, कौन सी चीज़ें क्षार होती हैं, तो सोचा है, मतलब इनके बारे में जो बताया गया था वो ये बोला गया था कि जो चीज़ें या जो पदार्थ खाने में या स्वाद में खट्टे होंगे वो कहलाएंगे अम्ल, और जो पदार्थ खाने में या स्वाद में कसैले होंगे वो कहलाते थे आपके क्षार। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राचीन अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तथा ये लिटमस पेपर को, अब लिटमस पेपर जो वर्ड आया ये क्या है, लिटमस पेपर आपका एक तरीके का सूचक पत्र या इंडिकेटर है जिससे हम ये पता लगा देते हैं कि ये चीज़ हमारी अम्ल है या क्षार। यानी कि जो भी हमने पदार्थ लिया उसका हल्का सा जलीय विलयन ले लिया और हमने लिटमस पेपर पे उसकी एक ड्रॉप डाल दी और उससे क्या होगा, वो कलर चेंज कर देगा, और जैसे ही उसका कलर चेंज होगा हम पता लगा लेंगे कि ये अम्ल था या क्षार। अब लिटमस पेपर को समझ लीजिए कि लिटमस पेपर किसके बने होते हैं, तो ये लिटमस पत्र जो होते हैं वो आपके लाइकेन के बने होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं, तो लाइकेन आपके कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं, यानी कि कवक और शैवाल आपके साथ में एक रहते हैं जिसको खाने की कमी होती है। यानी कि आपका कवक किस तरीके का होता है, तो कवक के पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कि उसके पास हरा रंग नहीं होता, वो खाना नहीं बना पाएगा। और शैवाल क्या होते हैं, शैवाल के पास हरा रंग होता है, वो खाना बना लेते हैं। तो शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देते हैं और वो मिलके क्या हो जाता है, सहजीविता का उदाहरण आपका लाइकेन है। ठीक है, तो लाइकेन से आपके ये लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन लिटमस पेपर में जो अम्ल हैं वो कैसा कलर देगा, तो अम्ल जो होते हैं आपके वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पर क्षार की बात करें तो क्षार आपके क्या है, स्वाद में कसैले होंगे और ये लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई कि नीले को लाल में चेंज किया जा रहा है और लाल लिटमस को नीले में चेंज किया जा रहा है। लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा अम्ल करता है नीले को लाल में चेंज या फिर क्षार करता है नीले को लाल में चेंज। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो अम्ल होता है ना आपका, वो नीले लिटमस को करेगा लाल में चेंज, और जो क्षार होगा आपका वो लाल लिटमस को करेगा नीले में चेंज। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टे होंगे और क्षार आपके स्वाद में कसैले होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, इनका जो डिफरेंस कर दिया कि ये स्वाद में खट्टे हैं तो अम्ल हो गए, ये स्वाद में कसैले हैं तो क्षार हो गए। लेकिन क्या है, ये कोई अच्छे तरीके से इनका क्लैरिफिकेशन नहीं था कि ये चीज़ें अम्ल हैं या ये चीज़ें क्षार है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपको कई सारे अपवाद देखने को मिल जाएंगे कि वो चीज़ें क्या है, स्वाद में खट्टी हैं लेकिन फिर भी क्षार में जा रही हैं, स्वाद में कसैली है फिर भी अम्ल में जा रही हैं। ठीक है, अब खट्टे से आप ये समझिएगा, जैसे इमली वगैरह खाते हैं आप, इमली क्या होती है आपकी, खट्टी होती है ना खाने में। कच्चा आम क्या है, खट्टा है खाने में। ऐसे टमाटर हो गया, खट्टा है। नींबू संतरा खट्टे, ये सब, इन सब में क्या है, कोई ना कोई एसिड पाया जा रहा होगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आंवला हो गया, आंवला भी खट्टा होता है आपका। इन सब में क्या है, कोई ना कोई अम्ल पाया जा रहा होगा। फिर आपके हुआ क्या, आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, अपना एक सिद्धांत दिया जो था आपका आयनन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षारों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कैसे पता लगाएं कि ये अम्ल है या क्षार है। ऐसी आपकी और भी है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का भी आया था, लुइस ने भी अपना दिया है। ठीक है, और आपको एक ही परिभाषा से आपका काम चल जाएगा, इसीलिए मैं आपको आर्हेनियस का सिद्धांत समझा रही हूँ। ठीक है, आर्हेनियस का जो आयनन का सिद्धांत था इसके अनुसार क्या था कि जब
कोई अम्ल हम लेंगे तो अम्ल हमारा वह पदार्थ होगा जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा, यानी कि जब हम उस अम्ल को जल में घोलेंगे तो वहाँ पर वो H+ आयन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि H+ में वो अलग हो जाएगा। जैसे HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसका जलीय विलयन लेंगे तो यहाँ पर ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, 2-3 चीज़ें देखते हुए चलिए कि आप देख पा रहे हैं कि H पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, वो भी प्लस का 1 आ रहा है। क्लोरीन पर माइनस का 1 आ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आगे ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे काम आएंगी। देखिए जब हम 9th या 10th में होते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमारी साइंस एकदम स्टार्ट हुई होती है, हमको ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूरी की पूरी नॉलेज मिलती जाती है कि कब प्लस आ रहा है, कितना प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा या 2 प्लस आएगा, ठीक है, कहाँ पर आपके 2 माइनस आएंगे या 4 माइनस आएंगे, 4 प्लस। तो ये सब चीज़ें क्या है, वहाँ पर आपकी स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर आपको सारा कुछ बैलेंसी वगैरह सब कुछ एक एक करके समझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी, तो थोड़ी सी हमें नॉलेज लेनी, जिससे हमारा क्या है, आगे का काम चल जाए, ठीक है। पूरा डिटेल में अभी हम नहीं समझ सकते और ना हमें समझ में आएगा इतनी जल्दी, ठीक है। तो इतना समझिए, H पर क्या आएगा, 1+ का पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों संयोग करके क्या बना देते हैं, HCl बन जाता है। तो जब हमने HCl का जलीय विलयन लिया तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि एक H+ में टूट गया, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन हमको मिल गया, यानी कि ये क्या है, हमारा HCl अम्ल हो गया, ठीक है। अब HNO3 की बात करें, नाइट्रिक एसिड होता है ये, इसका नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। जब हम इसको घोलेंगे तो इसमें भी एक जो H है वो क्या होगा, H+ में टूट जाएगा और NO3 पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, जल में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे दिया, यानी कि ये भी क्या होगा, हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया। ऐसे कोई भी एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो आपका, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सब क्या होंगे, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे। अब दूसरी बात समझिए, ये जो हाइड्रोजन आयन होता है ये जल में खाली नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, यह जल के अणु के साथ सहयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन आपका क्या होता है, H3O+, ठीक है, H3O+। देखिए ऊपर आपको क्या मिला था, H+ मिला था ना, जल के अणु के साथ संयोग करेगा, जल का अणु क्या होगा, H2O होगा, और जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, H+ है। H+ जब H2O से संयोग करेगा तो क्या बन जाएगा, H3O+। ये क्या हो गया, आपका हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है। ये जो H+ है ये इससे जुड़ गया तो H3 हो गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज फिर दोनों पे आ जाएगा तो H3O+ इसको लिखेंगे, और नाम इसका हो जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन आपका आया भी था, 2 अम्लों के नाम लिखना। पहला आपका देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड भी होता है आपका HCOOH, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं HCOOH, ठीक है। इस तरीके से आपके ये एसिड हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्षार की तरफ कि क्षार क्या होते हैं। तो क्षार वे पदार्थ है, ये कौन किसके अनुसार है, आर्हीनियस का आयनन का सिद्धांत है ये, ठीक है। दिख रहे हैं ना आपको, आयन में बता रहे हैं कि ये आयन होगा तो अम्ल, ये आयन होगा तो क्षार। तो क्षार में कौन सा आयन होगा, क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है, यानी कि OH- देंगे ये जलीय विलयन में, ठीक है। तो NaOH आपका वो होता है क्षार, जैसे ही इसको जल में डालेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो गया, तो जलीय विलयन में इसने क्या दे दिया, OH- आयन दे दिया। ऐसी NH4OH ले लो, तो NH4OH को क्या, जैसे जलीय विलयन में डाला तो आपका NH4 अलग हो गया, NH4+ और OH- अलग हो गया। ऐसे ही नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, NaOH, KOH, NH4OH। तो जैसे ही KOH का भी आप देख लीजिए, KOH को डाला हमने जल में तो K+ हो जाएगा अलग और OH- अलग हो जाएगा, यानी कि हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिला या हाइड्रोक्साइड आयन मिला है, हमारा OH- आयन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, क्षार हो जाएंगे, ठीक है। और अम्ल में कौन सा आयन मिलता था आपका, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन मिलता था, और ये वो जल में मिलके क्या बना देता था, हाइड्रोनियम आयन बना देता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल की, ठीक है। अम्ल को वैसे तो 2-3 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए केवल इतना समझना है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल को 2 प्रकार से ऐसे भी बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ, अभी आपने क्या देखा था, जैसे ही HCl को मैंने लिया, क्या हुआ था इनका, ये आयनों में बटे थे ना, जब जल में इनको डाला तो ये आयनीकृत हो गई, आयनों में बट गई। तो प्रबल एसिड का मतलब होता है कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में
पूर्णतः आयनीकृत हो जाए, यानी कि इसका H+ आयन और Cl- आयन पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाएं, तो वो आपका कहलाएगा प्रबल अम्ल। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो अंशतः आयनीकृत होते हैं, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो आप कि कुछ आपको मिलेंगे H+ आयन, सारे H+ आयन नहीं मिलेंगे, तो वो आपके क्या हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका प्रबल क्षार में भी होगा और दुर्बल क्षार में भी होगा। तो डेफिनेशन देख लो, प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रबल अम्ल। जैसे इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया और HI हो गया। जैसा मैंने लिखा है, जहाँ मैंने कैपिटल लेटर बनाए हैं वहीं आपको कैपिटल बनाना है। ठीक है, यह हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, ये आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड है और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जहाँ पर O बड़ा बना है, O बनाइए I, क्योंकि ये सब क्या है, यहाँ पर ये आयोडीन को बता रहा है, ये क्लोरीन को बता रहा है, ये N नाइट्रोजन है, ये O ऑक्सीजन है, S सल्फर है, यहाँ पर O ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबका अलग अलग ये प्रतीक चिन्ह आपको बताए गए थे ना, कि जब भी आपके जो भी सूत्र बनता है उसमें क्या है, जो भी आपका उसमें पदार्थ या जो भी तत्व उपस्थित होगा उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, यानी कि उसका संक्षिप्त रूप लिख के ही हम सूत्र बनाते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल में क्या होता है, वे अम्ल जो जल में अंशतः आयनीकृत होते हैं, यानी कि इनके पूरे H+ आयन आयनीकृत नहीं होंगे, वो आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे CH3COH हो गया आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया, HCN हो गया। तो आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ गए होंगे, और अम्ल और क्षार में क्या अंतर है वो समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार इनके एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बता देती हूँ। क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अगर इसका लिक्विड विलयन लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल, इसके हाइड्रोजन आयोडाइड के लिक्विड एसिड यानी कि उसका एक्वाटिक यानी कि जलीय विलयन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडिक एसिड। बात करते हैं दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल की। तो पहला क्या है, CH3COOH एसिटिक एसिड। अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि आपको पता होगा एक तरीके से, जब नाम पता होते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। H3PO4 को बोलते हैं आपका फॉस्फोरिक एसिड और HCN को बोलते हैं आपका हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की ओर। प्रबल क्षार क्या होते हैं आपके, यानी कि ऐसे आपके क्षार जो क्या होंगे, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाएंगे। और दुर्बल क्षार क्या होंगे, जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होंगे, यानी कि आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे। अगर इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार वे क्षार होंगे जो जल में पूर्णतः क्या वियोजित होकर क्या दे देंगे, OH- आयन दे देंगे। और ऐसे ही प्रबल अम्ल क्या दे देते थे आपके, H+ आयन देते थे पूरी तरीके से। लेकिन आपके जो दुर्बल क्षार होंगे वो क्या करेंगे, आंशिक रूप से देंगे, यानी कि अंशतः आयनीकृत होंगे और क्या देंगे, OH- आयन। और सेम आपके ऐसे ही क्या करते थे, जो आपके दुर्बल अम्ल होते थे वो H+ आयन देते थे, लेकिन क्या अंशतः या आंशिक रूप से आयनीकृत होते थे। ठीक है, इस तरीके से इनको तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ा करिए। एग्जाम्पल अगर हम ले देते हैं तो NaOH आपका मिलता है प्रबल क्षार में, KOH मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। ठीक है, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इधर दुर्बल क्षार की बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और आपका NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके पीएच मान की। तो पीएच मान दिया था आपका सोरेनसन ने। ये एक पैमाना होता है इस तरीके का, बीच में आपका 7 लिखा होता है, ऊपर 1 2 3 4 लिखे होते हैं, ऐसे नीचे भी होते हैं 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपका जो 7 से कम मान होता है, यानी कि 7 से कम की तरफ आते हैं आपके सारे अम्ल, और 7 से ज़्यादा मान जो होता है, 7 से अधिक मान, वो आपका होता है क्षार का,
यानी कि pH मान अगर 7 से अधिक है किसी भी पदार्थ का तो वो आपका क्षार होते हैं, और pH मान 7 से कम है तो वो पदार्थ आपके अम्ल होते हैं। और अगर हम 7 की बात करें तो जिसका मान 7 होगा वो पदार्थ आपके उदासीन होते हैं, ठीक है, जैसे आपका जल आ जाता है उसमें। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्रोत दिए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं कि जिनमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि इसमें कौन सा एसिड है, इमली में कौन सा एसिड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, दही में क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड होता है, सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है, कच्चा आम और इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, नींबू संतरा इन सब में सिट्रिक एसिड होता है, चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका चींटी का, और इनका कच्चा इमली का और इसका सिट्रिक और टार्ट्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और टमाटर में आपका क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर मैं आपसे आंवले की बात करूं कि आंवले में कौन सा एसिड होता है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंवले में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी का नाम क्या था, केमिकल नेम उसका क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंवले में कौन सा एसिड हो जाएगा आपका, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सूचक पत्र पर, यानी कि कौन सी मतलब ऐसे इंडिकेटर है जिनसे पता चल जाता है कि ये चीज़ अम्ल है या क्षार है, ठीक है। इसमें आपकी प्राकृतिक में आपका हल्दी भी आता है, ठीक है। अगर हल्दी वगैरह है और आप देखें अगर किसी कपड़े पे आपकी हल्दी लगी हुई है, ठीक है, और आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर भी सकते हैं। आप जब उसको अपने ये कहते हैं साबुन से, या जो आपका कपड़े धोने का साबुन है उससे जब आप धुलेंगे तो उस हल्दी का रंग आप देखना लाल हो जाता है। तो आपका जो कपड़े धोने का साबुन है वो कैसा है, उसमें क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती, इसीलिए वो, यानी कि पता चल जाता है कि जो साबुन कैसा है आपका क्षारीय प्रकृति का, यानी कि उसमें क्षार ज़्यादा है। तो देखते हैं अब सूचक पत्र को। आपके सूचक पत्र 3 प्रकार के हैं, कुछ इस तरीके से पूछा भी एग्जाम में गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक पत्र नहीं है। तो इसमें से आपको जो 3 मिल जाए ये सूचक पत्र हैं, ये आपके लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज भी इसको बोलते हैं। अम्ल की बात करें तो अम्ल आपका लिटमस पेपर को, नीले वाले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, और फिनोफ्थलीन में ये रंगहीन देगा। जैसे फिनोफ्थलीन पर अगर हम टेस्ट करें अम्ल का तो वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज की बात करें तो जैसे ही अम्ल की ड्रॉप डालेंगे वो लाल कलर में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षार की, तो क्षार आपका लिटमस पेपर लाल वाले लिटमस को नीले में चेंज कर देगा, और फिनोफ्थलीन में ये गुलाबी रंग देता है, और मेथिल ऑरेंज में ये पीला रंग देता है। यानी कि मेथिल ऑरेंज पर अगर मैं इसकी ड्रॉप डाली तो वो पीला कलर दे देगी, फिनोफ्थलीन पर ड्रॉप डाली तो वो गुलाबी रंग दे देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लवण की कि लवण क्या होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लवण की तरफ। तो लवण मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। लवण और लवण का वर्गीकरण दोनों ही है उसमें पूरी तरीके से, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करवा दूंगी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।